इस वीडियो में मैं बात करूंगा आलोक जैन के साथ, जो वीकेंड इन्वेस्टिंग नामक एक रिसर्च एडवाइजरी फर्म चलाते हैं, विच रन्स अ लॉट ऑफ वेरी वेरी गुड क्वालिटी स्मॉल केसेस। एंड ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके रिस्क प्रोफाइल के तहत कौन सी इन्वेस्टमेंट अप्रोच आपके लिए सही रहेगी। तो इस वीडियो में आलोक हम बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट अप्रोच फॉर इंडिविजुअल्स के बारे में बात करना चाहते हैं। एंड अक्सर जब कोई इन्वेस्टमेंट अप्रोच डिसाइड कर रहा होता है या बना रहा होता है, तो सबसे पहली चीज उनको बोली जाती है कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। आप रिस्क अवर्स हैं, आप मीडियम रिस्क लेते हैं, आप अग्रेसिव रिस्क टेकर हैं। एंड देयर आर ऑफ कोर्स वेज, जैसे म्यूचुअल फंड हम कभी खरीदते हैं या कुछ खरीदते हैं तो वो कुछ सवाल पूछते हैं हमसे और उसके बेसिस पे डिटरमिन होता है। बट एज समबडी हु इज फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, हाउ डू यू सजेस्ट और रेकमेंड कि लोग अपने रिस्क प्रोफाइल को समझ सकें? तो ये एक थोड़ा रेगुलेटरी कंट्रोल में डिवाइडेड है क्वेश्चन ये वाला, इन द सेंस दैट द रेगुलेटर डज नॉट वांट कि रिस्क प्रोफाइलिंग हर आदमी करे। जैसे हम लोग वी आर रिसर्च एनालिस्ट, so we are not allowed to do risk profiling of the client. The financial advisor of that client should be doing the risk profiling. Then the financial advisor should be suggesting that you allocate 20% to equity or whatever. Within equity, you allocate 40% to direct stocks, 20% to mutual funds. So the risk determining element remains out of our scope for most part. But in general, I can say that usually you should be looking at risk in terms of the volatility that you can handle in your journey. You should try to allocate towards various types of instruments to sort of go across the spectrum. So you could be invested in mutual funds, you could be invested in small cases, direct stock, ETFs, index investing, so on and so forth. Within small cases, then, like for instance, in weekend investing, we have different segments. Like you could go for large caps, you could go for small cap focused, you could go for very specialized niche strategies like which are chasing all-time highs, so on and so forth. So it's very, very diversified. And the larger picture is that you should be looking at the risk and reward in tandem when you decide what you are going to look for, because larger rewards are always not good. And, it's intuitive to go for strategies which have high returns, but that may not work the best for you. That's what I think. करेक्ट। मुझे याद है एक बहुत वेल रिसीव्ड वीडियो मेरा आलोक था, जब मैंने लोगों को अल्फा और बीटा के बारे में समझाया। एंड एग्जैक्टली जो आपने चीज बताई कि जिंदगी में हम बहुत बार सिर्फ अल्फा को चेस करते रहते हैं कि अरे ग्रोथ मिल जाए, रिटर्न मिल जाए, लेकिन हम बीटा को भूल जाते हैं कि उस रिटर्न को पाने के लिए जो ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, कैन यू इवन हैव द हार्ट टू विथस्टैंड इट। एंड बहुत लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं। लाइक जैसे एक फर्स्ट एक्सक्यूज आया, मार्केट गिरनी शुरू हो गई, वो डर के मारे सब कुछ बेच बाज के चले जाते हैं। इसका बहुत क्लासिक एग्जांपल अंकुर मैं बताऊंगा आपको। पीटर लिंच का जो मैजेलन फंड था, और 12-13 इयर्स वो मैजेलन फंड ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक करे थे, और पीटर लिंच को अवार्ड मिला था फॉर द बेस्ट मैनेजर फॉर दोज 12-13 इयर्स। शायद 24 या 25% का CAGR था। और द एवरेज इन्वेस्टर इन दैट फंड मेड लेस देन 10%। तो इवन इफ आप व्हीकल सही चूज कर रहे हैं, बट आपका बिहेवियर जो है, आपकी कब एंट्री आप कर रहे हैं, मे बी आप टॉप पे, you're putting 500% more amount at the top, you're withdrawing 300% more at the bottom, you're trying to time it, you're trying to do better than the fund manager. तो उसमें आप जो व्हीकल की नेचुरल परफॉर्मेंस है उसको भी आप बीट नहीं कर पाते। तो अल्टीमेटली इट ऑल कम्स बैक टू यू एज एन इंडिविजुअल, यू एज योर योर बिहेवियर टुवर्ड्स योर इन्वेस्टिंग, वो सब मैटर करता है। आई थिंक द रिजल्ट, एंड आई वेरी ऑफन से दैट स्ट्रेटजीज, लाइक हमारी 10-12 स्ट्रेटजीज हैं, but it really does not matter that much, from one strategy to the other. It is all dependent upon your behavior and how you will execute. Correct. And अगर आपको, I understand कि as a research firm, as a research analyst, there is only so much that you can share. But अगर आपको एक बहुत ही informal किसी को advice देनी हो around investing, तो what are those 2 or 3 things जो एक इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए when they think about investing their money? आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो एक बहुत बड़े लेवल पे एसेट एलोकेशन होना चाहिए। एंड अगेन इट विल डिपेंड कि आप किस स्टेज ऑफ लाइफ में हैं अपनी। अगर आप
बहुत यंग हैं तो नीड नॉट वरी अबाउट एसेट एलोकेशन मच। जैसे आप थोड़े से मिडिल एज की तरफ आ रहे हैं तो आपको एसेट एलोकेशन टुवर्ड्स एसेट्स अदर देन इक्विटी वो सब डिटरमिन करना है। एंड देन आई थिंक स्पेशली इन इंडिया हमारे को बहुत फॉर्चुनेट है हम दैट वी आर सिटिंग इन अ वेरी हाई ग्रोथ इकोनॉमी। आई मीन कंपेयर्ड टू लॉट ऑफ अदर इन्वेस्टर्स ग्लोबली, ये हमारे को एक तरह से विरासत में मिला हुआ है कि मतलब मार्केट ने तो ऊपर जाना ही है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स यू आर प्रीटी मच सेट। So that kind of tailwind is a big plus in our investing. बिल्कुल, कि आप थोड़ा गलत भी कर रहे हैं तो भी आगे पीछे जाके वो ठीक हो जाएगा। करेक्ट। तो हमें सिर्फ डिसिप्लिन रखना है अपना इन्वेस्टिंग का। अपनी अगर हम SIP कर रहे हैं तो उसकी हम डिसिप्लिन रखें। ज्यादा हम अपना दिमाग लगा के उसको डिस्टर्ब ना कर दें। व्हाट इज नेचुरली गोइंग टू हैपन, करेक्ट, उसको ना हम छेड़ दें बीच में। तो वो आई थिंक मेन चीज है कि अपना फोकस रखें, डिसिप्लिन। एक बार अगर सोच लिया कि ये करना है, ऐसे एलोकेशन करनी है, फिर उसमें छेड़खानी ना करें। और ये जो मतलब कॉन्सेप्ट है ना रिटर्न का, अब आप इन्फ्लेशन अगर लॉन्ग पीरियड में, लॉन्ग टर्म में सपोज 6-7-8% आप मान लीजिए एक इन्फ्लेशन फिगर रह सकती है, वैसे तो कमी रहेगी इससे। अगर आप 4-5% से इन्फ्लेशन बीट कर रहे हैं इवन इन इंडेक्स इन्वेस्टिंग, करेक्ट, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब आप 20-25 वालों को देखकर क्यों आप सोचते हैं कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं? अगर 11-12-13% आप निकाल पा रहे हैं और इन्फ्लेशन 6-7-8% है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, दैट्स सो ट्रू, दैट्स सो। एक पर्सनल सवाल पूछूं, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है? हाउ डू यू थिंक अबाउट योर मनी? आप अग्रेसिव हैं, प्रोटेक्टर हैं? मैं बहुत कंजर्वेटिव हूँ। मैं बहुत कंजर्वेटिव हूँ और लोगों को लगता है कि भाई ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग सबसे करवा रहे हैं और ये खुद कहते हैं कंजर्वेटिव हैं, बट मैं ये एक मिथ्स तोड़ना चाहता हूँ। मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज नथिंग टू डू विद एग्रेसिव इन्वेस्टिंग। बिल्कुल, मोमेंटम इन्वेस्टिंग का एक स्टाइल है जो मतलब सालों से, डेकेड से चला आ रहा है विश्व भर में। हम लोगों ने अभी थोड़ा रिसेंटली इसको ज्यादा सुना है, बट एक बहुत ब्यूटीफुल स्टाइल है जहां पर अपने आप से चीजें होती हैं। इट्स लाइक एन ऑटोमेटेड। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज टू एंड योर व्यूअर्स विल बी सरप्राइज टू सी कि जो इंडेक्स है वो भी एक मोमेंटम फंड है, एक मोमेंटम स्ट्रेटजी है वो, वेयर जो विनर्स होते हैं उनको हम रखते हैं और लूजर्स को हम बाहर निकालते हैं। तो इट्स अ मोमेंटम स्ट्रेटजी विद अ 6 मंथली बैलेंस। हम मोमेंटम स्ट्रेटजी विद अ मंथली बैलेंस या वीकली बैलेंस करते हैं। एंड S&P 500 बीइंग अ मोमेंटम पोर्टफोलियो सिमिलरली has beaten 80% of fund managers globally. Fund managers, exactly. Which is so telling कि मतलब तू कितनी strategy भी डाल दो, there is a natural momentum in how the index works itself. तो अगर एक न्यूकमर है, डरा हुआ है, जानता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर आप उनको सीधी सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कि मोमेंटम स्ट्रेटजी होती क्या है, तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब दैट आलोक? पहली चीज तो किसी को किसी मार्केट से डरने की जरूरत नहीं है। ये पहले तो डर निकाल दीजिए कि मार्केट से कुछ डरना चाहिए, बिकॉज मार्केट डर तभी आएगा जब आप कुछ गलत कर रहे होंगे। मार्केट अगर आपके पास 100 रुपए हैं, आप 300 रुपए की गेम खेल रहे हैं, तभी वो डर आएगा आपके अंदर। अगर आप 100 रुपए हैं, आप 10 रुपए लगाइए पहले साल में, वर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, वो 10 के 5 हो जाएंगे। यू आर स्टिल एट 95 एंड योर 90 विल मेक सम मनी इवन इफ इट इज इन बैंक FD। यू हैव नथिंग टू लूज स्टार्टिंग ऑफ एट एनी पॉइंट। ये तो पहली बात तो यही मान के चल। अच्छा, मोमेंटम इन्वेस्टिंग जो है वो एक बेसिकली एक बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी है कि मोमेंटम जो फिजिक्स का टर्म है वो बेसिकली ये है कि एक बॉडी एक मोशन में है तो वो मोशन में रहती है जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोका ना जाए, जैसे कि न्यूटन लॉ में होता है फिजिक्स में। तो इसमें अब जो धारणा है कि अगर कोई स्टॉक मूव कर रहा है तो आप ये अज्यूम करेंगे कि वो मूव करता रहेगा जब तक वो एक पॉइंट पे नहीं करेगा। तो ए स्टॉक इन मोशन अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स विल कैरी दैट मोमेंटम। ये एक अंडरलाइंग थीसिस है। अगर इसको आप एज ए पोर्टफोलियो उसको क्रिएट करना चाहें तो सपोज आपने कोई बहुत सिंपल सा एक क्राइटेरिया यूज किया कि जो स्टॉक्स पिछले 12 महीने में सबसे ज्यादा प्राइस जिनका परसेंटेज बढ़ा है, अगर हम उस बेसिस पे एक यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स को फिल्टर करते हैं, लेट्स से एक CNX 200 हमने इंडेक्स ले लिया और उसमें हमने 200 स्टॉक्स को रैंक कर लिया कि भाई किसने कौन से स्टॉक्स पिछले साल से कितना बढ़े हैं। कोई 100% बढ़ा है, कोई 50% बढ़ा है, कोई -50% बढ़ा है।
और हमने उसमें से टॉप रैंकर्स कुछ ले लिए, लेट्स से 20 स्टॉक ऊपर के ले लिया और हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, इक्वली 5% उनमें इन्वेस्ट कर दिया। अब हम 1 महीने बाद क्या करेंगे या 1 हफ्ते बाद, जो भी आपका रीबैलेंस पीरियड है, हम फिर से इस लिस्ट को रिव्यू करेंगे और हम देखेंगे क्या हमारे उन 20 स्टॉक्स में से कोई ड्रॉप आउट हो गया, अब जो 12 मंथ की हमारी परसेंटेज रिटर्न है। अगर वो ड्रॉप आउट हो गया है तो हम उससे एग्जिट करेंगे, जो स्टॉक्स उसकी जगह रिप्लेस कर दिया है उसको हम अंदर ले आएंगे। तो इसमें हो क्या रहा है कि एक एवोल्यूशन थ्योरी लग रही है इसके अंदर, वो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो रहा है ना, इफ द स्टॉक इज सर्वाइविंग इट स्टेज, इफ द स्टॉक इज नॉट परफॉर्मिंग इट गोज आउट। और वो धीरे 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 करके आपका, जब आप ऐसे इसको कंटिन्यू रखेंगे तो आप देखेंगे कि ओनली विनर्स स्टे इन योर पोर्टफोलियो, so the strength of that index or that universe will remain in the portfolio and the weakness will automatically get removed. तो ऐसे करके आप बेसिकली जो बेंचमार्क्स हैं उसको बीट कर पाते हैं। अब निफ्टी का ही मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। निफ्टी में 50 स्टॉक हैं। अब 50 स्टॉक तो सारे टाइम परफॉर्म नहीं कर रहे। कोई निफ्टी में से अगर 50 हैं तो 20 शायद एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एवरेज से बेटर कर रहे होंगे, 10-15 एवरेज के आसपास कर रहे होंगे और 10-15 खराब कर रहे हैं। तो क्यों ना हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग लगा के इसमें से जो स्ट्रेंथ है सिर्फ उसी पे फोकस करें। अगर सपोज यस बैंक वेंट फ्रॉम 400 to 20 rupees when it was falling, all this while when it was falling it was still in the nifty, it was removed from the nifty only when it reached 20 rupees. तो अगर आपने निफ्टी ले रखा है तो आपने कंपल्सरली यस बैंक को खरीद रखा है और आप 400 to 20 वाली जर्नी में उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है आपको। So if you segregate that index into a momentum portfolio, then you don't have to invest into that weakness. तो इस तरह से, जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया है मोमेंटम इन्वेस्टिंग का, तो इस तरह से मोमेंटम पोर्टफोलियोज रन किए जाते हैं और देयर आर मेनी नुआंसेस ऑफ मोमेंटम इन्वेस्टिंग, बट दिस वाज द सॉर्ट ऑफ सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। बहुत बहुत यूजफुल है ये, एंड बहुत अच्छे से आपने समझाया। निफ्टी 50 का एग्जांपल देके दिस वाज अ रियली गुड वन। तो मुझे ये बताइए आलोक कि मोमेंटम इज लाइक द फंडामेंटल थीसिस फॉर वीकेंड इन्वेस्टिंग। आप सिर्फ मोमेंटम पे ही स्ट्रेटजीज क्रिएट करते हैं? गॉट इट। एंड देन हाउ डज इट वेरी फॉर डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल्स, लाइक डिफरेंट टेम्परामेंट के लिए यही सेम स्ट्रेटजी अलग अलग रूप कैसे धारण करती है? तो मैं कहूंगा कि जेनेटिक्स अक्रॉस द प्रोडक्ट सेम है। तो जो बेसिक जेनेटिक्स है मोमेंटम की, वो हमारे जैसे 11 प्रोडक्ट्स हैं। तो देयर आर डिफरेंट segments that are being focused on those products. तो जैसे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ लार्ज कैप ओरिएंटेड हैं। देयर आर पीपल हु डोंट वांट टू हैव स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स इन देयर पोर्टफोलियो। देयर आर सम प्रोडक्ट्स विच आर प्योरली स्मॉल कैप ओरिएंटेड, जिनको थोड़ा सा हायर रिस्क चाहिए, हायर वॉलेटिलिटी उनको बर्दाश्त है, बट हायर रिटर्न भी उसमें पोटेंशियल है। फिर कुछ हैं जो मिक्स्ड हैं स्ट्रेटजीज, जैसे लार्ज कैप एंड मिक्स्ड कैप हैं या मिड कैप एंड स्मॉल कैप हैं। कुछ फोकस स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो, जैसे एक ऑल टाइम हाई स्ट्रेटजी है हमारी, वो सिर्फ ऑल टाइम हाई स्टॉक्स को चेज करती है। तो व्हेनेवर द मार्केट इज इन हाई मोमेंटम इट विल डू वेरी वेल एंड एट अदर टाइम्स इट विल जस्ट सॉर्ट ऑफ हैंग अराउंड हियर एंड देयर। तो इस तरह से फोकस्ड नुआंस है उसके अंदर एक रिगार्डिंग और चेजिंग स्टॉक्स। देन देयर आर सम स्ट्रेटजीज दैट आर इंडेक्स ओरिएंटेड। So like some people want to trade only Nifty stocks. तो एक इंडिया टॉप 10 हमारी स्ट्रेटजी है जो सिर्फ निफ्टी में से बेस्ट 10 स्टॉक्स को इन्वेस्ट करती है। एक स्ट्रेटजी है NNF10 which invests only Nifty Next 50 index. Yes. So these are the kind of small but meaningful deviations from each other that exist. So a lot of people actually make a bouquet to sort of diversify the risk also. एक लार्ज कैप ले लिया है, एक स्मॉल कैप ले लिया है, एक इंडेक्स चेजिंग ले ली, इस तरीके से करके एक बुके बना ली। करेक्ट। एंड एक चीज जो मैं अक्सर अपने व्यूअर्स से ही सुनता हूं अराउंड मोमेंटम इज कि मोमेंटम बहुत बढ़िया होता है जब मार्केट ऊपर चढ़ रही होती है, लेकिन जब वो नीचे जा रही होती है तो वो ऑलमोस्ट उतना ही हानिकारक हो जाता है, क्योंकि इट डजंट हैव विनर्स टू पिक एंड विनर्स आर आल्सो लूजिंग, तो यू सडनली स्टार्ट लूजिंग अ लॉट। ये आई डोंट एक्चुअली नो वेदर दैट्स ट्रू और नॉट। तो इसको आप कैसे रिएक्ट करेंगे? मैं कहूंगा कि ये भी एक सॉर्ट ऑफ मिथ है, क्योंकि लोगों ने अपने मन में ये डिवाइड कर रखा है कि ये मोमेंटम स्टॉक है, ये वैल्यू स्टॉक।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है. All stocks will become momentum stocks and all stocks can become value stocks. The momentum and value investors actually play a relay race. वैल्यू जब बिल्कुल मार्केट स्क्रैपिंग द बॉटम, जब बिल्कुल आपको मतलब दिख रहा है कि भाई कंपनी में कैश प्राइस जो स्टॉक प्राइस पर शेयर है उससे ज्यादा है, बिल्कुल वैल्यू नजर आ रही है, तो वैल्यू स्टॉक्स को बहुत बहुत सारी वैल्यू मिलती है वैल्यू इन्वेस्टर्स को. लेकिन आपने सबसे अच्छी वैल्यू ढूंढ भी ली, मैं कहता हूँ. आप पैसे कैसे कमाएंगे जब मोमेंटम आएगा उसमें. तो वैल्यू स्टॉक्स ठीक है, वैल्यू कैन आइडेंटिफाई स्टॉक्स व्हेन देयर इज वैल्यू एंड देन यू हैंड ओवर द बेटन टू मोमेंटम. मोमेंटम लेके भागता है उसको, और जब मोमेंटम फेल होने लगता है तब मोमेंटम वापस वैल्यू को दे देता है कि भाई अब तुम पकड़ो, अब तुम बेयर मार्केट में शांत रहो. तो पैसे तो तभी बनेंगे जब मोमेंटम होगा. एंड इन सम वे और द अदर एवरीबडी इज अ मोमेंटम प्लेयर. क्योंकि हम जैसे चलो प्राइस को चेस कर रहे हैं, वैल्यू इन्वेस्टर्स या फंडामेंटल इन्वेस्टर्स अर्निंग्स चेस कर रहे हैं. अर्निंग्स में ग्रोथ, मार्जिन्स में ग्रोथ, सेल्स में ग्रोथ, मार्केट शेयर की ग्रोथ. तो एवरीबडी इज चेजिंग सम मोमेंटम इन सम वे और द अदर. वी आर ऑफ कोर्स डूइंग इट मोर ऑन प्राइस फोकस. तो मतलब अगर 200 साल का यूएस का डेटा अगर हम देखें, उन्होंने तो दो क्योंकि डेटा स्टडीज उनके पास अवेलेबल हैं 200 साल की, तो मोमेंटम फैक्टर जो है उसने बाकी सब फैक्टर्स को बुरी तरह से बीट करा हुआ है. So it is a no-brainer to say that momentum will beat all other types of investing. Got it. Okay, so Alok, then आपके suggestions, these are not again recommendations. इसको please financial advice मत मानिएगा. This is just Alok as a individual who runs a research advisory firm and has, in my opinion, small cases which has performed really well for me. लेकिन none of this is financial advice. So please इसको financial advice मत लीजिएगा. If somebody, Alok, is wanting to start with momentum through small case, what would be your recommendation to them and why? तो अभी शुरुआत करिए, उन्होंने कभी momentum small case या momentum strategy पे ही कभी invest नहीं किया. तो इसमें अंकुर ये कर सकते हैं कि come to the simplest momentum strategy. एक हमारी फ्री स्ट्रेटजी है विच इन्वेस्ट ओनली इन ETFs. तो गोल्ड ETF और इंडेक्स निफ्टी ETF, इन दोनों पे वो इन्वेस्ट करती है और इक्वल प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करती है. एंड यू जस्ट हैव टू डू अ मंथली रीबैलेंस वेयर इट अगेन रीबैलेंसेस टू 50 जस्ट टू गेट अ फ्लेवर ऑफ के मोमेंटम इन्वेस्टिंग और स्मॉल केस इन्वेस्टिंग क्या होती है फॉर अ वेरी सॉर्ट ऑफ न्यू कमर. और surprisingly, because मेरा actually I've been promoting a hedge of gold in many of our strategies also as well as in general. तो मैं ये समझता हूँ कि गोल्ड बहुत अंडर ओन्ड है एज ए एसेट क्लास. और अगर आप निफ्टी के साथ उसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो इन ऑल पीरियड्स वेयर निफ्टी इज नॉट डूइंग वेल, गोल्ड इन INR विल डू वेरी वेल. तो वो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन आप देखें, अगर एक प्रोडक्ट में दोनों हो अगर, तो इट विल इजीली बीट द बैंक एंड गिव यू वेरी लो रिस्क सॉर्ट ऑफ ए रिटर्न. तो वो तो सबसे नो ब्रेनर है कि वो प्रोडक्ट तो स्टार्ट करके ट्राई कर ही लेना चाहिए, जस्ट टू मेक योर फर्स्ट एंट्री और वेट योर फीट. फिर जो सिंपल स्ट्रेटजीज हैं जैसे इंडिया टॉप 10 है, NNF 10 है, विच आर मंथली रीबैलेंस, उसमें कोई वीकली एक्टिविटी नहीं है. मोस्टली दूसरी स्ट्रेटजीज में वीकली 2 मिनट आपको देने पड़ते हैं, इसमें आपको सिर्फ मंथली 2 मिनट देने. सो दिस इज लाइक द मैगी ऑफ द फाइनेंशियल वर्ल्ड. सो 2 मिनट्स एंड यू आर डन. तो and फिर उसके बाद what will be the top grade, like somebody who really wants to explore momentum, get the benefits of it over a long period of time? Benefits तो देखिए सभी में आ जाएंगे, but the higher risk ones will be the ones which are let's say chasing all time highs, और जैसे all time high strategy है, all time high root strategy है, या कोई आप small caps में strategy कर रहे हैं अगर, तो उसमें थोड़ी सी higher risk है than the other ones. But other than that, I think any of those strategies will do quite well. And then next, Alok, most of these small cases जो हैं वो
प्राइस्ड होते हैं. So how does an investor think about this price? उसको कैसे इसको रिटर्न में एम्बेड करके, like what should be the minimum quantum जितना वो सोचते हैं कि साल में इन्वेस्ट करना ही चाहिए, so that they can safely recover the cost of the small case and not treat it like a big expense? This is a good question. मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोग अभी भी स्मॉल केस को थोड़ा शॉर्ट टर्म व्यू से देख रहे हैं. जैसे आपने कहा कि भाई 1 साल में अगर हम रिकवर कर लें कॉस्ट, तो आई थिंक मोस्ट स्ट्रेटजीज जो अवेलेबल हैं स्मॉल केस पे, मैं और मैनेजर्स का तो नहीं कह सकता, बट हमारी जितनी स्ट्रेटजीज हैं वो सब लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड हैं. तो 3-5 साल टाइप की जो ओरिएंटेशन है वो कम से कम आपको होनी चाहिए, बिकॉज इक्विटी मार्केट्स में आप कभी भी नहीं कह सकते कि कब आप जो साइकिल है उसके टॉप पर बैठे हैं और कब द साइकिल में टर्न डाउन. तो 1 to 3 years के लिए तो कभी आना ही नहीं चाहिए विद दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस. और हमारी हर स्ट्रैटेजी में एक रिकमेंडेड, एक आपको जब आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक रिकमेंडेड कैपिटल रेंज मिलेगी. मोस्ट ऑफ दीज स्ट्रैटेजीज विल हैव लाइक 3 lakhs, 5 lakhs, 2 lakhs, इस तरह का मिनिमम रहेगा उसके अंदर. तो उसकी बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि सपोज कोई स्ट्रैटेजी 7,000 रुपीज की है और अगर आप 7 लाख रुपीज लाएंगे तो वो 1% आपको एक्सपेंस रेशियो पड़ेगा उसमें. तो आपको ट्राई ये करना है कि अगर आपका रनवे 2-3-4 साल का है और आप मिनिमम से भी अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 2-3 साल में कहाँ तक पहुंच पाएंगे उसकी एक एवरेज सोच लीजिए, और उसकी बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरा हर साल ये एक्सपेंस रेशियो रहेगा बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सब्सक्रिप्शन. Correct. Which makes a lot of sense. And finally, Alok, what are the 2 or 3 risks/things someone should bear in mind जब वो weekend investing के small cases को subscribe करेंगे? The risk that is associated with the equity markets, सिर्फ वही रिस्क मैं समझता हूं कि एक रिस्क है कि जो इक्विटी मार्केट्स की वॉलेटिलिटी है और जो इक्विटी एज ए इन्वेस्टमेंट क्लास की वॉलेटिलिटी है, उसको हम ट्राई करते हैं कि अगर निफ्टी लेट से अगर किसी साल में 40% गिर रहा है, कोविड ईयर में से गिरा था, 2008 में गिरा था, तो हमारी स्ट्रेटजीज में कम गिरे, आपको कम ड्रॉडाउन आए. ड्रॉडाउन के पॉइंट में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ड्रॉडाउन से लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं. लेट मी ऑल्सो एक्सप्लेन कि ड्रॉडाउन क्या होता है. कि ड्रॉडाउन इज बेसिकली आप मैक्सिमम आपका पोर्टफोलियो जहां तक गया है वहां से कितना गिरा है लोएस्ट पॉइंट तक. जैसे आपने 100 रुपए से स्टार्ट किया और आपकी रिटर्न 40% आई, तो आप 140 पे पहुंच गए. वहां से लेट से आपका 10% ड्रॉडाउन आया, तो यू आर एट 126, एंड देन अगेन लेट से यू गॉट अ 40%, सो यू विल गो टू सम 170 समथिंग लाइक दैट. बट अगर जो ड्रॉडाउन था ये 10% की जगह अगर 50% आया होता है, यहाँ पे 40% आया होता, so you would have come down to maybe like 80 or something like that, and the next jump would have taken you to 120, 130. तो drawdown वाला जो कंपोनेंट है, अगर वो मिनिमाइज आप किसी तरह से कर सकते हैं तो आपकी नेक्स्ट जंप जो है वो आपको बहुत आगे ले जाती है. करेक्ट. तो इसकी एनालॉजी ये है कि आप सड़क पे भाग रहे हैं और आप गड्ढे में गिर गए, और अगर वो गड्ढा 3 फुट का है तो आपने फिर से उठेंगे, आप विल ब्रश ऑफ योर क्लोथ्स एंड यू स्टार्ट रनिंग अगेन. लेकिन अगर वो 13 फुट का गड्ढा है तो आपको निकलने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी. तो ड्रॉडाउन को मिनिमाइज करना है, और वो हमारी हर स्ट्रेटजी में यही एफर्ट होता है कि ड्रॉडाउन मिनिमाइज करो. तो आउट परफॉर्म व्हेन द मार्केट इज परफॉर्मिंग, आप ट्राई करो कि उसको उसके साथ साथ परफॉर्म करो या उससे थोड़ा ओवर परफॉर्म. और जब मार्केट गिर रही है तो भी आपको आउट परफॉर्म करना है. देयर इज आउट परफॉर्मेंस ऑन अपसाइड एंड आउट परफॉर्मेंस ऑन डाउनसाइड, बोथ टुगेदर विल क्रिएट दैट मैजिक. नाइस. तो ये दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो ये जो है ना, ये रिस्क मिटिगेट करता है. जो इक्विटी एज ए इन्वेस्टमेंट क्लास का रिस्क है वो तो रहेगा, बट वो उसको थोड़ा मिटिगेट कर सकते हैं बाय कमिंग इनटू सच स्ट्रेटजीज, बाय डाइवर्सिफाइंग अक्रॉस सच स्ट्रेटजीज. एंड ऑफ कोर्स ऑन ए लार्जर बेसिस योर फाइनेंशियल एडवाइजर शुड आल्सो make you allocate into various asset classes to sort of hedge against various things. Exactly. Awesome. Wonderful. Thank you so much, Alok. बहुत अच्छा लगा. Firstly, thank you for all the hard work that you put in. It is not trivial. लगता है कि अरे बैठ के सिर्फ नंबर क्रंच कर लो और ये सब आ जाता है, but there is so much that goes behind जो हमें इस वीडियो में आज आपके थ्रू पता चला. And thank you for all the small cases that you have put out.
I am a fanboy and a loyal customer. So thank you for all the returns that you've generated for the capital that I've deployed. And I wish you the best. Thank you so much, Ankur. And likewise, fanboy moment here as well. And I really look forward to all your content and get motivated to do more. And I wish all your viewers and all the subscribers a great journey in their investment journeys ahead. Thank you so much. All the best, Alok. Thank you. Bye. आलोक से बात करते हुए आप ये जान चुके होंगे कि उनके स्मॉल केसेस काफी अच्छे से परफॉर्म करते हैं एंड वो आपके लिए और आसान कर रहे हैं उनके स्मॉल केसेस को सब्सक्राइब करना। अगर आप वो कोड जो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वो यूज करेंगे देन आपको मिलेगा 15% ऑफ, वैलिड ओनली टिल 31 दिसंबर। मेरी नई किताब गेट एपिक शिट डन अब मार्केट में अवेलेबल है। इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं। बहुत सिंपल किताब है, एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है।